हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, मेरी बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। वर्क हार्ड ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो। आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो यूनिट है एमडी कैट के हवाले से, दैट इज़ यूनिट 6 अबाउट गैस एक्सचेंज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अपने आप को फ्रंट पे रख के मैं आपको समझाता हूँ कैसे जो ऑक्सीजन है वो एयर जो है वो पास करती है। एयर पास थ्रू नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स से नेजल सैक्स, नेजल सैक्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद लेफ्ट राइट ब्रोंकस, देन स्मॉलर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स और फाइनली एल्वुलाई यानी एयर सैक में एयर एंटर होगी। अंडरस्टैंड जी। अब हम बात करेंगे अबाउट एनाटॉमी, बट उससे पहले एक बात यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, एयर पास थ्रू नेजल सैक्स, नेजल कैविटीज, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया या ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वुलाई यानी एयर सैक। जी स्टूडेंट्स, ओके, आई होप यू गॉट इट। अच्छा, अब एक फोकस करना है फेरिंग्स के ऊपर। ये जो फेरिंग्स है, ठीक है, ये जो यूवुला के बिल्कुल बैक पे नैरो ओपनिंग है, ये फेरिंग्स के अंदर 3 रीजन खुलते हैं। ओरोफेरिंग्स, माउथ जहाँ खुलता है फेरिंग्स में वो ओरोफेरिंग्स है। नेजोफेरिंग्स जहाँ नोज खुलता है वहाँ पे वो नेजोफेरिंग्स है। और जहाँ जो लैरिंग्स है, ये जो लैरिंग्स खुलता है जिस जगह उसे बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। अच्छा, यहाँ से एक दो एमसीक्यूज पे हम फोकस करेंगे। एक तो पाथवे आपको पता होना चाहिए, पाथवे के हवाले से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। फिर आपने देखना है इसका रोल क्या है, नेजल सैक के अंदर क्या है। यहाँ नेजल सैक्स के अंदर ये नॉस्ट्रल जो है, नेजल सैक्स जो नॉस्ट्रल्स हैं, यहाँ पर हेयर्स है और म्यूकस है। हेयर और म्यूकस का क्या रोल है? हेयर जो है वो ट्रैप करते हैं लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को, और जो छोटे पार्टिकल जो पास कर जाते हैं उसको फिर म्यूकस स्टॉप करती है। और ये जो एरिया है नेजल सैक्स का या म्यूकस है और एयर है, दिस प्रोवाइड वार्मर रीजन। ये वार्म करता है, एयर बाहर से अगर टेम्परेचर उसका कम है उसको बैलेंस करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री जो है वो होता है। अच्छा, फेरिंग्स पे बात करेंगे, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। ओरोफेरिंग्स ओपन इनटू, ओके, ओरोफेरिंग्स क्या है, नैरोफेरिंग्स क्या है, लैरिंगोफेरिंग्स क्या है, ये कंसेप्ट भी आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लैरिंग्स जो है ये विंड पाइप के टॉप पे जो रीजन है जहाँ पे जो कार्टिलेज मेम्ब्रेनस टाइप जो बैंड्स हैं जो वोकल कार्ड्स बनाते हैं, और जब एयर पास करती है तो वो उनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, वोकल कार्ड्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स कह लें। और ट्रैकिया, ये देखिएगा, ट्रैकिया ये विंड पाइप, ठीक है, देन ब्रोंकाई राइट लेफ्ट, देन ब्रोंक्यूल्स। हाँ, जब ब्रोंकाई से स्मॉलर ब्रोंकाई बन जाती हैं, जब ये 1 मिलीमीटर या लेस देन 1 मिलीमीटर का डायमीटर अटेन कर लेती हैं, then these are called bronchioles. And you know, bronchioles are having fluid and soft, and these bronchioles have no cartilage, have no C-shaped cartilage, ठीक है। And bronchioles further divide and divide into ball of cells, like cluster of cells, you can say the air sac, and the air sac composed of the components or cells called एल्वुली या एल्वुलाई, एल्वुलस। और जो एल्वुलस है सिंगल, वो 1 लेयर ऑफ सेल होता है, ओके। अभी मजीद भी बात करूंगा मैं। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, एयर पास कर, ये देखिएगा, ये सी शेप ऐसी है ना, लाइक दिस वन, ये ऐसे, यानी ये देखिए फ्रंट पर ये विंड पाइप है, उसके बैक पे इसोफेगस है, और ऐसे सी शेप ऐसी होती हैं, मतलब ये है ना, तो ऐसे है, ये इस तरीके से, लाइक दिस वन, ये सी शेप कार्टिलेज है। फिर ये सी शेप कार्टिलेज जो है रिंग, ये मॉडिफाई होता है जब ये स्मॉलर ब्रोंकाई के डिस्टल पार्ट में पहुंचता है ना, तो यहाँ पर ये इरेगुलर प्लेट्स बन जाती हैं, ठीक है। और जब जैसे ही ब्रोंक्यूल्स शुरू होते हैं, ये देखिएगा ब्रोंक्यूल्स,
याद रखिएगा ब्रोंक्यूल्स विदाउट कार्टिलेज, ओके। और ब्रोंक्यूल्स जो है बता दिया, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई विदाउट सी शेप कार्टिलेज और विदाउट एनी कार्टिलेज। आइडिया हो गया। ये एमसीक्यू में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विदाउट कार्टिलेज, यू हैव कॉन्सेप्ट अबाउट दिस वन। अच्छा, फर्दर एक बात बता दूं, ये जो ए सैक है दिस इज फंक्शनल यूनिट, ये फंक्शनल यूनिट है, और जो इसका एक सेल है वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है कि वो स्ट्रक्चर बनाता है। और ये देखें ए सैक के एल्वेलाई के इर्द कैपिलरीज हैं, रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और जितनी ज़्यादा कैपिलरीज होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ करेगी ब्लड में और ज़्यादा सप्लाई अच्छी होगी। अच्छा, अब बेटा ये तो आपको बता दिया, सारा कंसेप्ट हो गया आपको, ठीक है। अब एक और बात समझनी है, ये देखिए इस डायग्राम को देखें, ये देखो ये जो बैली है हमारी, बैली और ये जो चेस्ट है, इसको जो सेपरेशन करता है यहाँ पे मस्कुलर शीट होती है, इसे बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। और अब यहाँ आ जाएं, ये देखें 2 लंग्स हैं, और जो लंग्स को देखो तो ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। ये जो प्लूरा है डबल मेम्ब्रेन है, और जो इसके अंदर फ्लूइड है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड दैट रिड्यूस फ्रिक्शन, ओके। और ये आप देख सकते हो डायग्राम अबाउट, ठीक है, लंग्स के बारे में ये आइडिया हो गया आपको। अब आ जाएं बेटा टॉपिक पे आगे चलते हैं। नाउ द मेन टॉपिक रिलेटेड टू गैस एक्सचेंज मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सबसे पहले बेटा हम इस पे बात करेंगे, ठीक है जी। व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से 4 वेज हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, टिश्यू से टुवर्ड्स लंग और लंग से बाहर जाएगी। 4 वेज हैं। पहला जो बल्क वे है वो 70% है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 70% एज बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में इस फॉर्म में जाती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है। सेकेंड पार्ट है एज कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से ब्लड में जाती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाती है टूवर्ड्स लंग्स। थर्ड है डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, और जो है ना 5% वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होके ब्लड से होते हुए लंग्स तक जाती है और लंग्स से फिर बाहर। और जो फोर्थ है कुछ सेल्स के साथ, कॉर्पसल्स का मतलब सेल्स हैं, सेल्स के साथ बाइंड करके वो कहाँ तक पहुँचती है, शाबाश, लंग्स के टिश्यू तक। चलिए 4 वेज तो समझा दिए, परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, बट अब इस पे आएंगे हम। मेन जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो है 70% डेट एज बाइकार्बोनेट आयन। ये आपसे पूछा जा सकता है हाउ मच, वो तो बता दिया, एंड विच फॉर्म डेट इज H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। अब ये पूरा फिनोमेना बेटा समझिएगा, ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये मेरे माइंड में ये कंसेप्ट आया किस तरीके से बनाऊं, जैसे टिश्यू होते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी डायग्राम, इट्स ओके, बट कंसेप्ट बताना है आपको, कंसेप्ट हो जाए। देखिएगा ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये पूरी एक वेसल जा रही है, ठीक है। ये देखिए ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ओके। ब्लड वेसल पे ये देखिए ये सारा ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, ये सारा ब्लड प्लाज्मा शो किया मैंने, ठीक है। और ये आपको पता है कैपिलरीज के अंदर ना लाइन बाय लाइन जो है वो सेल मूव करते हैं, ठीक है। और ये RBC मैंने शो किया, ये देखिएगा। एक बात समझा दूँ, ये जो RBC है इसके अंदर 95% जो है हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन 95% होती है, 5% बाकी जो होता है एंजाइम्स और साल्ट्स वगैरह होती है। अच्छा, अब ये देखिए ये सारे टिश्यू एरिया है, ठीक है। ये देखो ब्लड वेसल गुजर रही है, ब्लड वेसल जो कैपिलरीज है वो हमेशा टिश्यू के पास से गुजरती हैं ताकि एक्सचेंज हो, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज आर द साइट्स फॉर व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। ये देखिएगा ये टिश्यू है, ये आपको आइडिया होगा सारा, ठीक है। ये सेल्स बनाए मैंने। अब आपको पता है कि टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर हाई मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ पे CO2 का लेवल जब बढ़ता है तो CO2 का लेवल जब बढ़ जाए तो डैट इज़ डेंजरस, इसलिए वो फ़ौरन जाना चाहिए ब्लड में, ब्लड से होके जाना चाहिए लंग्स में, लंग्स से बाहर जाना चाहिए, ओके, अंडरस्टैंड जी। अब ये देखें CO2 टिश्यू से ब्लड प्लाज्मा से क्रॉस करते हुए कहाँ जा रही है, शाबाश, ये देखिए RBC के अंदर। अब RBC के अंदर एक फिनोमेना हो रहा है, इसको समझना है आपने, वेरी सिंपल, वेरी कंसेप्चुअल, वेरी इजी जी। ये देखिएगा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा, कौन इसको बाइंड करने में हेल्प करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। बेटा ये प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा।
कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। अच्छा, ये फिनोमेना जो होगा ये होगा टिश्यू कैपिलरीज में। ये फिनोमेना होते ही यानी कार्बोनिक एसिड बनते ही कैपिलरीज के अंदर है। अब ये टिश्यू कैपिलरीज हैं, अब ज़रा कैपिलरीज तो मूव नहीं करती, वो तो वहीं ठहरी रहती हैं, उनके अंदर जो फ्लूइड है ब्लड है वो मूव करता है। अब व्हेन दिस ब्लड लीव द ब्लड कैपिलरीज, जैसे ही वो ब्लड आगे मूव करेगा फॉरन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, H2CO3 ब्रेक इनटू डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन। अब पूरा रास्ता, पूरी जो मेन ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर CO2 इस फॉर्म में जाएगी। अब यहाँ एक फिनोमेना समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन, ये जो HCO3 नेगेटिव आयन है ये देखिए ये प्लाज्मा में डिफ्यूज करेगी, ये प्लाज्मा में डिफ्यूज करके सोडियम से हाथ मिला लेंगी, ठीक है, और सोडियम के साथ हाथ मिला लेंगी, इस तरह कंबाइन हो जाएंगी, एसोसिएट हो जाएंगी, बना देंगी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये पूरा रास्ता उसका साथ देंगी अप टू लंग्स कैपिलरीज, लंग्स कैपिलरीज तक उसका साथ देंगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, लेकिन ये देखो यहाँ पे नेगेटिव आयन बाहर आए तो अंदर भी तो नेगेटिव आयन जाने चाहिए ना, वैलेंस pH मेंटेन होनी है। तो क्या होगा, प्लाज्मा से क्लोराइड आयन्स अंदर जाएंगे, अंदर मैंने बताया पोटाशियम है, पोटाशियम से क्लोराइड आयन बाइंड करेंगे, पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा और बाहर बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये ब्लड जा रहा है, जैसे ये ब्लड पहुंचेगा लंग्स की कैपिलरीज में फिर वही फिनोमेना होगा। ये देखिएगा, जैसे ही लंग्स कैपिलरीज में ब्लड पहुंचेगा ब्लड प्लाज्मा से फौरन जो है वो कार्बोनेट ये आयन्स अंदर आ जाएंगे, दोबारा क्या बना देंगे, ये देखिए रिवर्स हो रहा है, ये इरिवर्सिबल है H2CO3। अच्छा, यहाँ से एक बात समझा दूँ, ये देखिए यहाँ से आएंगे अंदर जाएंगे, ठीक है, क्लोराइड आयन्स, और यहाँ से ये जो नेगेटिव आयन कार्बोनेट आयन्स है ये बाहर जाएंगी। ये जो शिफ्टिंग है इसे बोलते हैं, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड, ये मैंने स्टार लगाया है, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड क्लोराइड आयन शिफ्ट्स या शिफ्टिंग। एंड ये जिस साइंटिस्ट ने काम किया उसके नाम पर भी इसको कहा जाता है हम्बर्जर फिनोमेना। ओके, दिस शिफ्टिंग आइडिया होना चाहिए, ये नेशनल बुक में है पर आप इसका जिक्र नहीं है। अब यहाँ आ जाइए। अच्छा, जैसे ही ये ब्लड पहुँचेगा ना, देखिएगा लंग्स कैपिलरीज में, मैंने कहा क्या 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 बताया, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये देखिए सेम। अच्छा, जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा ना डिसोसिएट हो जाएगा, ये देखें जैसे ये हुआ वाटर और CO2 में। अब CO2 बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह जाके बनी है जहाँ पे एल्वेलाई हैं, लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एल्वेलाई हैं। तो क्या होगा, क्योंकि लंग्स कैपिलरीज के अंदर CO2 का लेवल हाई है तो ला क्या है, हाई से लो, तो लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई हैं वहाँ CO2 कम है, जो ब्लड में जो बॉडी से इकट्ठी होगी CO2 आई है वो ज़्यादा है, तो फौरन वो डिफ्यूज़ कर जाएगी एल्वेलाई के अंदर, एल्वेलाई में जाएगी, वहाँ से हो जाएगी एक्सपायरेशन। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन, और सारा मैंने ट्रांसपोर्ट का भी समझा दिया। ओके, अब एक और टॉपिक है दैट इज अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओके राइट। देखिएगा, अब इसको मैं सब कर दूं, ठीक है, यहाँ एक दो पॉइंट्स थे मैं वो बता दूंगा आपको। एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस, ठीक, याद करा दीजिएगा, एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस जी। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। अब इसमें देखिएगा 2 वेज हैं, ठीक है। फर्स्ट वे है दैट इज 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, अभी समझाता हूँ। और जो दूसरा वे है, फर्स्ट वे, सेकंड वे जो है दैट इज 3% डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। अब यहाँ आप नोट कीजिएगा, ये देखिए, दिस इज HP, you can see this is HP, okay, and plus what, ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 4 मॉलिक्यूल बंद करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये इरिवर्सिबल होता है। अब क्या होगा, ये बन जाएगा Hb4O2। एक बात समझा दूँ, ये अनलोडेड है, ये लोडेड है, ठीक है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है तभी तो ये अनलोड होती है। और ये अब देखिएगा, दिस इज डार्क रेड। बेटा जब
ऑक्सीजन लोड नहीं होती डार्क रेड होती है, जब ऑक्सीजन लोड होती है तो ब्राइट रेड हो जाती है, ब्राइट रेड। ये एमसीक्यू ए लेवल के हवाले से है, लेकिन चलिए पता होना चाहिए। अच्छा बेटा ये हो गया। हाँ एंजाइम बेटा एक ही है, जो एंजाइम वहाँ था कार्बोनिक एनहाइड्रेज वही एंजाइम यहाँ पे है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जी। अच्छा यानी सिंपल सी बात है 97% जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, लंग्स, ठीक है, लंग्स कैपिलरी से टिश्यू में जाएगी ऑक्सीजन, अब ये सप्लाई हो रही है, ठीक है, और 97% जो है वो ऐसे जाएगी बाइंड विद हीमोग्लोबिन, 3% जो है वो जाएगी किसके साथ, वो डिजॉल्व होकर जाएगी, अंडरस्टैंड। अब एक पॉइंट और समझिएगा, ये देखिएगा एट सी लेवल एक नॉर्मल शख्स की बात कर रहे हैं, जिसको ब्लड कैंसर है उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये देखिए सी लेवल पर क्या होगा, एक नॉर्मल शख्स की हर 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है, हाउ मच ऑक्सीजन, 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और उसका प्रेशर होगा 100 to 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एक पॉइंट और समझा दूं, हर 100 ml के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। मतलब क्या हुआ देखिएगा, एक नॉर्मल शख्स जो सी लेवल पे होता है, आपको पता है कि मेल में 6 to 7 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में कम होता है 5 to 6, ये वजह भी है, वो वजह आपको पता है सबको। अच्छा 100 ml, ईच 100 ml कंटेन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। इस 20 ml की वजह से जो प्रेशर होता है वो 100 to 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अगर ये 19.6 भी हो जाए तो फिर भी तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही प्रेशर रहता है, यानी 20 ml ऑक्सीजन हो 100 ml में तो ब्लड इज़ नाउ सैचुरेटेड, मज़ीद वो उसको ऑक्सीजन को नहीं ले सकता। अच्छा बेटा ये भी आइडिया हो गया, ये कैसे भी बता दिया आपको। दिस इज ऑल अबाउट नाउ द लास्ट 2 टॉपिक्स, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है, ओके। देखिएगा एक हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, और दूसरा है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बहुत सिंपल है जी, इसको समझ लीजिएगा। हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा शाबाश क्या है, 4 चेन्स हैं, 4 चेन्स है। मायोग्लोबिन के अंदर 1 चेन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप्स हैं, इसके अंदर 1 हीम ग्रुप है। इसके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बंद करते हैं, इसके साथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बंद करता है। दिस इज प्रेजेंट इन ब्लड, ये ब्लड में होता है और ये होता है मसल्स में, ठीक है ना, ये मसल्स में होता है। हाँ दिस इज लेस एफिनिटी, ये ऑक्सीजन के साथ लेस एफिनिटी रखता है, दिस हैज़ मोर एफिनिटी, यानी ये जो मायोग्लोबिन है ये ज़्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ये लेस एफिनिटी, ये 60 मिलीमीटर ऑफ, ठीक है, प्रेशर भी 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर भी ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, क्योंकि अनस्टेबल ये लेस एफिनिटी रखता है, ये मुश्किल वक्त में काम आता है। यानी ये जो मायोग्लोबिन है दिस वन, ये जब 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर रह जाता है, बहुत लो ऑक्सीजन रह जाती है, तो ये तब जो है ना ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा ताकि ऑक्सीजन उस वक्त काम आ सके, ओके। तो हाँ ये 4 चेन्स हैं, ये 1 चेन है, ये 1 पॉलीपेप्टाइड है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। दिस इज ऑल अबाउट द हीमोग्लोबिन एंड द मायोग्लोबिन, ओके। अब हम बात करेंगे 3 डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज अबाउट, वन इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, दूसरा है कैंसर और एक है एम्फीसीमा, ओके। इस पर हम बात करते हैं, देखिएगा पहला है कैंसर। कैंसर पे हम बात करेंगे बिनाइन कैंसर, ठीक है, दूसरा है मैलिग्नेंट और एक फिनोमेना है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस एक फिनोमेना है। फिर बेटा हम बात करेंगे एक और जो डिजीज़ है दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज़ है, इसका हम कार्डियो भी लिख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है,
ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। और थर्ड जो लास्ट है दैट इज एम्फीसीमा, दैट इज एम्फीसीमा। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। और एक ये वर्ड रहेगा, पहले समझा दूँ। अच्छा देखिएगा, ये देखिएगा, ये आप समझिएगा लैरिंक्स है, ठीक है, लैरिंक्स। ये जो लैरिंक्स की ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। इसके ऊपर एक ऐसे ना हिंज होता है, जैसे दरवाजे का हिंज होता है ऐसे, लाइक दिस वन, ये ऐसे यहाँ पे कार्टिलेज होता है। जब फूड आती है तो ये इसको पार्शली बंद कर देता है, उसे बोलते हैं एपिग्लैटिस। तो एपिग्लैटिस बेटा क्या है, ये लिड लाइक होता है, और ये जो ओपनिंग है डेट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। क्लियर हो गया। अब आ जाए यहाँ पे, ये देखिएगा जी बेटा, कैंसर जो है वेरी वेल, ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन है, इसमें सेल अनकंट्रोल डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ड आपको याद होगा, ठीक है, वर्ड है कैल्सिंग, ग्रोथ हो जाती है, कैल्सिंग ग्रोथ हो जाती है बेटा। इसमें एक बेनाइन होता है, माइल्ड टाइप होता है कैंसर। लंग कैंसर की बेटा बात करें, ठीक है, ये कैंसर जो है हम ये किसकी बात करें, शाबाश, डेट इज़ लंग कैंसर, ठीक है, ये लंग कैंसर है बेटा। बेनाइन जो माइल्ड टाइप होता है, मलेग्रेंट जो है डेंजरस कैंसर, ब्लड डेंजरस लंग कैंसर होता है। और आपको पता है कि 90% जो स्मोकर्स होते हैं उनको लंग कैंसर होता है। और बेटा इसमें जो कॉजेटिव एजेंट है वो कार्सिनोजिन है, ठीक है, कार्सिनोजिन। ये केमिकल्स है बेटा जो कैंसर काज करते हैं। मलेग्रेंट को बता दिया। हाँ ये बेटा जब ये फैलता है ना थ्रू ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम, तो इस फैलने के अमल को बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या है, द वे ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ the cancerous cells from one location to other, mean primary location से secondary, जब ये फैलने का वाला इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। बेटा ये भी समझा दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो है ना लंग्स का ऑपरेट भी होता है, लोब्स को कट करके निकाल देते हैं, ठीक है, सर्जरी टाइप करके। उसमें है न्यूमोनेक्टोमी, एक टेक्निक है, मेथड है, जिससे इसको लोब्स को जो बहुत ख़राब हो जाता है उसको निकाल देते हैं। अच्छा इस पे आ जाइएगा, ट्यूबरक्लोसिस के टीबी डिफरेंट टाइप की है, बोन टीबी है, स्किन टीबी है, लंग टीबी है, व्हाटसएवर। बट हम यहाँ बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस लंग कैंसर, लंग टीबी, ओके। लंग्स पे इफेक्ट बेटा होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बेटा इसमें ट्रीटमेंट है, डॉट्स का एक वर्ड यूज होता है, डॉट्स का, ठीक है, डॉट्स कहते हैं डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। इसके अलावा बस ये डेली ऑब्जर्व किया जाता है और 9 मंथ का कोर्स है। इसमें बेटा ट्यूबरक्लोसिस में बता दिया कॉजेटिव एजेंट। बेटा इसमें क्या होता है, वूपिंग कफ होती है, बहुत शदीद खांसी होती है, बुखार होता है, ठीक है। और जो स्पूट होता है, थूक, उसमें ब्लड भी आता है, अलवेलाई जो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। अब बेटा एम्फीसीमा लास्ट से आ गया। एम्फीसीमा क्या है बेटा, एम्फीसीमा में देखिएगा एक पॉइंट है, ये देखिएगा, ये सेल है ना अलवेलाई बेटा बस्ट कर जाते हैं। देखो जितना सेल छोटा होगा ना उतना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा टू एब्जॉर्ब व्हाट, ऑक्सीजन। तो क्या होता है, अलवेलाई बस्ट करके बेटा बड़े बड़े अलवेलाई बना देती है, ठीक है। जब बेटा बड़े बड़े अलवेलाई बन जाती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वो जो ब्लॉकेज है, पैसेज भी ब्लॉक हो जाते हैं। जब सांस लेता है ऐसे शख्स तो क्या होता है, उसको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, उसको रेजिस्टेंस करनी पड़ती है, क्योंकि इसके रास्ते बंद हो जाते हैं। उसके जो अलवेलाई है उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, ऑक्सीजन वो ले तो होता है बट वो आगे एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इस तरीके से इसको क्या होता है, एम्फीसीमा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा, ठीक है। आई होप कि आपने सारा समझ लिया, ओके। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, दिस द होल यूनिट, सारा यूनिट बेटा कंप्लीट हो गया। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।